किया। चलो भाई, तो अपन क्या करते हैं, अपन डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ना था आपको, ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर है ना। तो अपन को शुरू करना था ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर, ये पढ़ना था अपन, ठीक है ना। ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर पढ़ना है। तो वी नो दैट, और इसको अपन डी ब्रॉगली इक्वेशन, इसी को अपन डी ब्रॉगली इक्वेशन बोलेंगे, ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर बाय डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है ना। तो इसी को अपन बोल देते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। अब डी ब्रॉगली के हिसाब से पढ़ देते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, all microscopic particles, all microscopic particles, है ना, मतलब छोटे पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, even dust particles travel in form of, और अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, that is travel की जगह, है ना, dust particle is associated with wave as well as particle character, wave as well as particle character, particle character। सर डस्ट पार्टिकल्स होता क्या है? डस्ट पार्टिकल जैसे रूम में देखो ना अपन ने, जो अपन को दिखते नहीं है, लेकिन अगर रूम में कोई छोटा सा वो आ रहा है, रोशनी आ रहा है, तो उसमें अपन को छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं, देयर कॉल्ड हाँ डस्ट। सर। या मूवी थिएटर में कभी तुमने देखा होगा, छोटे छोटे पार्टिकल मतलब वहां उड़ रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डस्ट पार्टिकल, राइट। हाँ सर। सो दे विल हैव वेव एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर। तो अब अपन कहेंगे देखो, एनीथिंग व्हिच ट्रैवल ऑन अ स्ट्रेट पाथ or on a fixed path, I will not say on a straight path, I will say on a fixed path, that is a particle character. So जैसे लाइट होता है ना, लाइट में, लाइट हमेशा जैसे बीम ऑफ लाइट होता है, तो बिल्कुल स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट होता है। वो अपन ने टॉर्च वगैरह देखा हुआ है, लेजर बीम वाले टॉर्च ना, वो स्ट्रेट लाइन में बहुत दूर तक जाता है, लेकिन दैट लाइट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव्स, ऐसे ट्रेवल करता है। वो फिक्स्ड पाथ है तो पार्टिकल कैरेक्टर है, और वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, तो उसमें पार्टिकल एज वेल एज वेव दोनों कैरेक्टर होता है, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें दैट फॉर्म हैज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर, सो वी कैन से दैट, सो फॉर small particles like electron, तो अपन लिखेंगे if it has more wave character, then its energy is calculated as, है ना, then its energy is calculated as, we'll say that। सर आपने क्या लिखा है, if it has कौन सा वेव कैरेक्टर, वेव एज, if it has more wave character लिखा, more wave character, राइट। मुझे लगता है कि थोड़ा अपन, मैं कुछ और भी पार्टिकल ऐसे अपन ने लिखा ना, अकॉर्डिंग टू द माइक्रोस्कोपिक, अपन ने लिखा अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ऑल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डस्ट पार्टिकल एक्सेट्रा, और भी पार्टिकल हो सकते हैं, इज एसोसिएटेड विद द वेव एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर व्हेन दे आर मूविंग। वो नहीं लिखा मैंने, बोला तो होगा लेकिन मैंने लिखा नहीं, व्हेन दे आर मूविंग in motion, ठीक है ना, when they are in motion। So for small particles like electron, if it has more wave character, अगर उसमें wave character ज्यादा है ना,
तो if it has more wave character, then its energy is calculated as, है ना, calculated as, तो अपन लिखेंगे भाई E is equal to hc by lambda लिखेंगे, that was given by Planck, है ना, ये अपन को प्लैंक ने दिया। तो अपन ने कहा भाई वेव कैरेक्टर में ये फॉर्मूला क्यों, बिकॉज यहाँ पर आप वेलोसिटी ऑफ लाइट यूज कर रहे हैं। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर अगर किसी का वेलोसिटी होगा तो अपन उसे ऑलमोस्ट मासलेस अज्यूम करते हैं, जैसे फोटोन। बोलो। एच और सी क्या डिनोट करता है? एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट, सी इज अ, अपन ने वो पढ़ा ना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। हाँ सर, हाँ सर। यस सर। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एच इज मतलब उसी से, तो इसलिए तो इधर ब्रैकेट में लिखा बाय प्लैंक, ये यस सर। बाय प्लैंक ने दिया था ना, एच इज प्लैंक कांस्टेंट, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। इफ इट हैज मोर पार्टिकल कैरेक्टर, अगर इसमें पार्टिकल कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है ना, अगर इसका पार्टिकल कैरेक्टर ज्यादा है, तो इफ इट हैज मोर पार्टिकल कैरेक्टर देन इट्स एनर्जी इज कैलकुलेटेड एज, अगर पार्टिकल कैरेक्टर होगा तो E इज इक्वल टू मास, फिर उसमें क्योंकि पार्टिकल होगा तो मास होगा, और मास को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं सर? आइंस्टाइन का इक्विवेलेंस रिलेशन से mc²। मास एनर्जी इज इक्वल टू mc²। बिल्कुल आइंस्टीन के फॉर्मूले से, तो अपन ने ये आइंस्टीन ने दिया है ना, तो ये आइंस्टीन फॉर्मूला। हाँ सर। ठीक है, तो ये अपन को आइंस्टाइन ने दिया था। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई इलेक्ट्रॉन में तो पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर दोनों ही होता है, सिंस द मूविंग इलेक्ट्रॉन in a shell has fixed path, है ना, उसका पाथ जो होता है वो फिक्स्ड होता है, एज अ फिक्स्ड पाथ। तो एनीथिंग विच हैज अ फिक्स्ड पाथ विल एक्ट एज अ पार्टिकल। अगर किसी का फिक्स्ड पाथ होता है तो वो पार्टिकल के फॉर्म में, उसमें पार्टिकल कैरेक्टर होता है, फिक्स्ड पाथ, सो हैज पार्टिकल कैरेक्टर, सो इट हैज अ पार्टिकल कैरेक्टर, राइट। और फिक्स्ड पाथ तो है लेकिन इट विल पार्टिकल कैरेक्टर, so it has a fixed path, so has a particle character and moves in form of waves। वो जो होता है वो वेव के फॉर्म में मूव करता है, तो अपन कहेंगे and moves in form of wave, and move in form of wave in the shell। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना किसी भी शेल में, अपन ये बोल रहे हैं जैसे अपने पास एक शेल है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उस शेल में फिक्स्ड पाथ पे तो फॉलो करता है, लेकिन वो कैसे मूव करेगा, इन फॉर्म ऑफ वेव्स मूव करता है। तो ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन हैज अ फिक्स्ड पाथ, इसलिए वो पार्टिकल कैरेक्टर है और वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है, तो अपन कहेंगे पार्टिकल एज वेल एज वेव दोनों कैरेक्टर होंगे उसके पास, और अपन उससे कैलकुलेट भी करके चेक कर लेंगे। देयरफॉर by applying law of conservation of energy, right now, so by applying law of conservation of energy, मतलब ये एनर्जी कंजर्व होंगे उसके, क्योंकि उसमें तो पार्टिकल कैरेक्टर भी है, वेव कैरेक्टर भी है और पार्टिकल भी कैरेक्टर है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी व्हाट वी कैन से, अपन कहेंगे देखो भाई ये एनर्जी, अगर आप कंजर्वेशन फॉलो करोगे तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर लूंगा। कैसे भाई, अपन कहेंगे देख भाई पार्टिकल और वेव कैरेक्टर को आप कंजर्व करो, कैसे, एनर्जी फॉर अ वेव कैरेक्टर प्लस एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल कैरेक्टर, है ना, और इक्वल टू एनर्जी ऑफ वेव कैरेक्टर फाइनली, तो ये इनिशियल हो जाएगा। ई सेम क्या है, ये ई वेव लिखा हुआ है, ओके सेव तो लिख नहीं सकते अपन, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वैसे मैं ये नोट्स दूंगा आपको। सो ई वेव कैरेक्टर है इसमें और प्लस ई पार्टिकल कैरेक्टर,
है ना। तो अपन कहेंगे ये इनिशियल हो जाएगा, और वैसे ही अपन इसको लिख लेते हैं ई वेव कैरेक्टर प्लस ई पार्टिकल कैरेक्टर, लेकिन इस टाइम अपन इसको फाइनल लिख लेते हैं कि फाइनली अपन क्या लिखेंगे। तो अपन एक काम करते हैं कि हमें जब पता है उसमें पार्टिकल और वेव कैरेक्टर दोनों हैं, तो एक बार मैक्सिमम वेव कैरेक्टर अज्यूम कर लेंगे कि भाई ये मैक्सिमम वेव कैरेक्टर है, तो इसको अगर ये मैक्सिमम होगा तो पार्टिकल कैरेक्टर 0 हो जाएगा। क्योंकि हमेशा कभी भी अपन ऐसे नहीं बता पाएंगे कि भाई जो कि उसमें इलेक्ट्रॉन में सिर्फ पार्टिकल कैरेक्टर है या वेव कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि अपन कहेंगे जो पार्टिकल कैरेक्टर और वेव कैरेक्टर है ना सर, तो पार्टिकल कैरेक्टर और वेव कैरेक्टर एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दिस इज वेव कैरेक्टर से इनवर्सली। तो कभी भी मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि बताओ ये वाला जो फॉर्मूला है ये वेव कैरेक्टर के लिए यूज होता है या पार्टिकल कैरेक्टर के लिए। तो अपन कहेंगे आप दोनों में से कुछ भी नहीं बोल सकते, दोनों के लिए यूज होगा। वो क्यों? क्योंकि आपने यहां पर ये वर्ड यूज किया, आपने यूज किया मोर वेव कैरेक्टर, आपने ये नहीं कहा कि सिर्फ वेव कैरेक्टर। और आपने यहां पर क्या लिखा? मोर पार्टिकल कैरेक्टर। मतलब अगर पार्टिकल कैरेक्टर ज्यादा होगा तो वेव कैरेक्टर कम हो जाएगा, पार्टिकल कैरेक्टर कम है तो वेव कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए अपन ने ये अज्यूम कर लिया कि मान लेते हैं कि भाई 100% वेव कैरेक्टर है, तो पार्टिकल कैरेक्टर 0 अज्यूम करना। तो अगर इसमें पार्टिकल कैरेक्टर है तो वेव के पार्ट, इधर वेव कैरेक्टर hc/λ है, तो उसको पार्टिकल कैरेक्टर के फॉर्म में क्या अज्यूम करना पड़ेगा अपन को? mc²। तो अपन कहेंगे ठीक है, अब एक बार अपन ने कहा कि उसी पार्टिकल के लिए जिसको अपन ने मैक्सिमम वेव कैरेक्टर अज्यूम किया, उसको अगर मैक्सिमम पार्टिकल कैरेक्टर अज्यूम करूंगा तो ये आ जाएगा। तो ये एक्सट्रीम वेव कैरेक्टर ले लिया, एक्सट्रीम पार्टिकल कैरेक्टर हो गया, तो दूसरे को अपन ने 0 बना लिया। तो कंजर्वेशन से मुझे पता चल गया कि इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आप चाहे पार्टिकल कैरेक्टर से कैलकुलेट करो या वेव कैरेक्टर से कैलकुलेट करो, वो दोनों ही इक्वल होंगे, क्योंकि उसमें पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर है। तो अपन ने अज्यूम कर लिया कि दैट विल बी द राइट mc² आ गया अपने पास। तो ये अपन ने अज्यूम कर लिया। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप पार्टिकल कैरेक्टर और वेव कैरेक्टर को इक्वेट कर रहे हो। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें अपन क्या कर लेते हैं, अपन लिख लेते हैं दैट इज hc/λ। तो c तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक c को कैंसिल कर लेते हैं, तो अपने पास आ जाएगा दैट इज λ इज इक्वल टू h/mc। ये आ जाएगा λ इज इक्वल टू h/mc, ऐसे बच जाएगा। और इसको अपन लिख सकते हैं 0.1। अब इसमें अपन ने ना वेलोसिटी ऑफ लाइट को यूज किया है। इफ यू आर यूजिंग अ वेलोसिटी ऑफ लाइट तो वेव कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा, और मास ऑब्वियसली बात है, अगर किसी के लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट लोगे तो फिर अपन कहेंगे फिर उसका मास भी मासलेस होना चाहिए। तो अपन कहेंगे ठीक है, द वेवलेंथ फॉर दिस इज द वेवलेंथ फॉर द massless particles like photons। क्योंकि आप वेलोसिटी ऑफ लाइट यूज कर रहे हो, पार्टिकल लाइक फोटोन, बिकॉज वी हैव यूज्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट, बिकॉज c is equal to 3 × 10⁸ मीटर। अब ये तो मैक्सिमम स्पीड है जो अपने पास हो सकता है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है, अगर आप मुझे कहोगे कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फोटोन, तो मैं इससे कैलकुलेट कर लूंगा, बिकॉज c विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट, m आपको देना पड़ेगा, तो मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा। लेकिन अगर मुझे किसी और पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करना है जिसका मास फोटोन से ज्यादा होगा, तो अपन कहेंगे देखो भाई, लाइट के अलावा अगर आप किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी लिखोगे तो वो c से तो कम ही होगा। लाइट के अलावा अगर आप किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी लिखोगे तो वो c से तो कम ही होगा, है ना। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, कोई बात नहीं सर, अपन ऐसे कर लेते हैं। फिर इसको अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे बना लेंगे। नाउ टू कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर एनी पार्टिकल, कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर एनी पार्टिकल। सर वो पीछे वाली इक्वेशन में जहाँ पर मास आ रहा था, अगर हम लोग उसको मासलेस पार्टिकल के लिए कंसीडर करेंगे तो m2 0 हो जाएगा, तो 0 से डिवाइड थोड़ी ना कर सकते। अपन ने कहा ऑलमोस्ट मासलेस, मास नहीं है तो वो वैक्यूम ही हो सकता है।
है ना, आपको देना पड़ेगा ऑलमोस्ट मासलेस, ओके ऑलमोस्ट देता है ना, ऑलमोस्ट मासलेस, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन क्या करेंगे, टू कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर अ पार्टिकल, then velocity should be less than velocity of light, must be less than velocity of light, velocity of light। तो ठीक है, अपन लाइट की वेलोसिटी से वेलोसिटी कम कर लेंगे, तो देयरफॉर वी कैन राइट दैट लैम्डा इज इक्वल टू, लिख लेते हैं h अपॉन m v कर लेते हैं और ऐसे बना लेते हैं d ब्रॉगली। तो ये पॉइंट 2 हो गया, वेयर अपन लिख लेंगे v इज लेस देन c। वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल लेस देन लाइट होगा क्योंकि वो उसका मास है ना सर, और मासलेस इसलिए पार्टिकल्स ही लाइट का स्पीड अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए अगर पार्टिकल कोई दूसरा है तो उसका मास होगा, मास होगा तो वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम होगा, है ना। अगर मास होगा तो उसकी वेलोसिटी भी तो कम हो जाएगी, फिर तभी तो अपन ने उसको हाँ सर। m वही रखा, अपन ने c ले लिया। अपन ने कहा देखो भाई, अगर c यूज करना है तो फिर पार्टिकल की बात मत करो, फिर फोटोन की बात करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी क्योंकि पार्टिकल सर की वो तो मासलेस होते हैं ना सर। फोटॉन्स, हाँ सर। तो फोटोन मासलेस होते हैं, तो मास उसका मास होता है ना फोटॉन्स का। मतलब ऑलमोस्ट एकदम नेग्लिजिबल। हाँ, फोटोन का मास होगा ना, एक मिनट ये ले, फोटोन का मास होता है ना 1.8 10 टू द पावर -42। एकदम नेग्लिजिबल मास सर। हाँ तो लेकिन जैसे है तो, लेकिन अपन हाँ इसलिए तो सर। कह रहे हैं अपन की फोटोन में वेव कैरेक्टर ज्यादा होगा, हाँ सर। हाँ तभी तो बोल रहे हैं बेटा अपन की फोटोन में वेव कैरेक्टर ज्यादा होगा, है ना। लेकिन अगर फोटोन के अलावा कोई और पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल होगा, तो भाई फोटोन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का तो मास ज्यादा है, हाँ सर। तो अपन उसको ऐसे कंसीडर कर लेंगे, फिर आपको वेलोसिटी भी सर और देनी है। सर और एवरीडे ऑब्जेक्ट्स में हार्डली कोई वेवलेंथ दिखता है ना सर, क्योंकि मास बहुत ज्यादा होता है। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, वो देखेंगे ना अपन डेली लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है ना। ऑल्सो वी कैन राइट दैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना अपन ऐसे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। यस सर। h क्या है वहां पर, हाँ सर, h इज मोमेंट, प्लैंक p इज प्लैंक कांस्टेंट। मोमेंटम ना, कांस्टेंट। p इज पी इज मोमेंटम, हाँ मोमेंटम, सर, एच पी इज प्लैंक मोमेंटम, कांस्टेंट। मास इनटू वेलोसिटी। बिल्कुल p इज मोमेंटम, सो p इज इक्वल टू होता है mp, वो अपन को पता है, ठीक है। तो अब अपन यहां यस से बोल सर। सकते हैं कि देख भाई, अगर मास बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, घटेगा। हाँ वेलोसिटी हाँ भी सर। सर, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ बिल्कुल, अगर वेलोसिटी भी बढ़ेगा तो भी अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो भी वेवलेंथ कम, हाँ सर। है ना। तो ओवरऑल अपन मोमेंटम भी बोल सकते हैं कि अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो वेवलेंथ छोटा होगा, राइट। अब अपन क्या कर सकते हैं, पहले एक बार अपन इसको डेली लाइफ में चेक करते हैं कि भाई चलो एक बार इसको सिग्निफिकेंस इन डेली लाइफ देखते हैं। सो लेट अस चेक सिग्निफिकेंस इन डेली लाइफ, इन डेली लाइफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ को एक बार सिग्निफिकेंस चेक करते हैं डेली लाइफ से। तो अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसमें कंपैरिजन करते हैं। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली wavelength for a cricket ball of 200 grams moving with the velocity of moving with the velocity of suppose कर लेते हैं अपन 66.26 मीटर पर सेकंड, वैसे बहुत ज्यादा होती है वेलोसिटी, तो अपन हाँ सर, ताकि कहेंगे वो बस एक हो जाएगा ना, प्लैंक हाँ कांस्टेंट कट जाएगा। बिल्कुल, वो वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है, तो चलो ठीक है, अपन मान लेते हैं कि आपने उतना वेलोसिटी से उसको मूव करवाया, तो अपन ठीक है कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, आंसर ले लेते हैं। अब देखो अपन को पता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपन है, ठीक है। m अपन को गिवन है 200 ग्राम, का मतलब हो गया, देखो अपने कैलकुलेशन सारे के सारे m के इसमें 0.2 किलोग्राम। हाँ बिल्कुल, सर, 0.2 kg। हाँ सर। और वेलोसिटी अपन मीटर पर सेकंड गिवन है अपन को, तो 66.62 दैट इज 26,
मीटर पर सेकंड। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, एच अपन को आता है क्या होता है। सो लैम्डा इज इक्वल टू होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 जूल सेकंड। अपन सबको पता है एम केस। और मास हो गया अपने पास 0.2 और ये हो गया अपने पास 66.26 है ना। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं अपन। तो इधर अपन 2 ले लेते हैं इसको, ये तो कैंसिल कर सकते हैं अपन, एक डेसिमल इधर ले आते हैं यस सर। है ना, या इसको 66 बना लेते हैं तो अपन को पता है नीचे 10 तो 2 हो जाएगा। तो अपन 66.26 डिवाइडेड बाय 2 इनटू हो जाएगा अपने पास 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा अपने पास, दैट इज 66.26। लो भाई, तो अपने पास आ गया 1/2 मतलब 0.5 हाँ सर इंटू 10 टू द पावर ऑफ 35 ना, तो 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -30 -35। लो भाई, इतना मीटर्स आ गया अपने पास वेवलेंथ। किसी को डाउट है क्या? सर तो मतलब बहुत छोटा वेवलेंथ होगा ना, मतलब जितना मास बढ़ेगा बहुत ज्यादा छोटा होता जाएगा। हाँ, तो अपन इसको वेवलेंथ को जरा एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में बताओ कितना होगा। सर 5 इंटू 10 टू द पावर -25 एंगस्ट्रॉम। लो भाई, अब एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में अपने पास आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -25 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, इतना आ रहा भाई। अब होता क्या है ना कि अपन मैक्सिमम जो वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं वो मैक्सिमम, कितना भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो अपने पास, उसमें अपन इससे छोटा वेवलेंथ काउंट नहीं कर सकते। और ये वेवलेंथ कितना है सर -25 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब है दिस वेवलेंथ हैज नो सिग्निफिकेंस। हाँ सर, उसका होना ना होना की फिजिकल बराबर। मीनिंग। हाँ, मतलब देयर इज नो फिजिकल मीनिंग। अपन को पता भी है ना कि भाई एक बात है, जब अपन क्रिकेट बॉल में देखते हैं तो अपन को स्पीड भी बताते हैं क्रिकेट बॉल की। हाँ सर। तो अपन क्रिकेट बॉल में जब कोई बॉलिंग करता है तो बैट्समैन के पास बॉल ऐसे थोड़ी जाती है। सर स्ट्रेट जाती है। हाँ, तो वो इसलिए क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत 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 छोटी होती है। अपन ये नहीं बोल सकते कि उसमें वेव कैरेक्टर नहीं है, अपन कहेंगे वेव कैरेक्टर तो है, लेकिन मास ज्यादा होने की वजह से उसमें जो वेव कैरेक्टर है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आ रहा है। सर तो मतलब ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास है और जो वेलोसिटी से चल रहा है उसकी वेवलेंथ हो सकती है। हाँ बिल्कुल। तो अपन दूसरा सर लेकिन ये डी ब्रॉगली का इक्वेशन वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 के लिए एप्लीकेबल नहीं है ना। नहीं, वेलोसिटी इक्वल टू 0 नहीं लिख रहे कि भाई वेलोसिटी 0 होगा, अपन वेलोसिटी थोड़ी 0 करेंगे। तो लैम्डा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। एक मिनट रुकना। हाँ, नहीं, वेलोसिटी 0 नहीं लिख सकते अपन। हाउ कैन वी राइट द वेलोसिटी एज 0? वेलोसिटी 0 थोड़ी होती है, राइट? वेलोसिटी तो होगी बोलो, कोई डाउट है? हाँ क्योंकि सर अर्थ तो रोटेट कर रहा है तो उसके स्पीड से हम चल रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी, द कैलकुलेट द डी ब्रॉगली, एक दूसरा इक्वेशन, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर अ मूविंग इलेक्ट्रॉन विद द वेलोसिटी ऑफ, वैसे तो उसकी वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। चलो अपन वेलोसिटी ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ 66.26 मीटर पर सेकंड, इसको ले लेते हैं। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, आंसर इसमें भी लिख लेते हैं अपन, लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन m। चलो मास h तो अपन को पता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन को पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31, और मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इज 66.26। तो अपन क्या करें, ये तो कैंसिल कर लेते हैं, हाँ सर 66.26 इसको 66.26 बना लेते हैं, तो ये 91 बन जाएगा, एक 10 नीचे लेके आऊंगा तो, और ये 66.26 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय ऊपर कितना बचेगा, ये कैंसिल करेंगे तो 10 की पावर -3 बचेगा, ये तो कैंसिल हो गया। तो 1/91 बचा अपने पास, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 बचा, ये भी मीटर्स आया अपने पास।
और 1/91 का मतलब हो गया 0.0 लिख लेते हैं। तो 1 0 लगाएंगे तो पॉइंट लग गया, 1 0 लगाएंगे तो ये आ गया, तो 1 हो गया। 9 बचा अपने पास, फिर 0 लगाते हैं, एक और 0 लगाते हैं, तो अपन कहेंगे फिर 100 तो 9 टाइम्स आ जाएगा, तो इंटू 10⁻³ मीटर्स। ये आया भाई अपने पास। तो अगर अपन इसे लिखना चाहे मीटर्स में तो ये कितना आएगा 1.09 इंटू 10⁻⁵। सो अगर उसको लिखेंगे अपन तो 1.09 इंटू 10⁻⁵ आया मीटर्स में अपने पास, तो इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻⁵ मीटर्स आया। मतलब ये काफी अच्छा है, ये तो 10,000 एंगस्ट्रॉम यूनिट के आसपास आएगा। ये अपन कैलकुलेट, ये तो सर ये 10 माइक्रोमीटर्स के बड़ा है, बहुत हाँ बड़ा तो है। ये तो काफी बड़ा है। सर 10⁻30, अच्छा नीचे 31 है ना, समझ में आया ना। सो दिस वेलोसिटी विल हैव सिग्निफिकेंस, दिस वेवलेंथ कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, easily calculated, and it has a significance, can be easily calculated, है ना। इस वेवलेंथ को अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इजीली कैलकुलेटेड एंड सो इट इज सिग्निफिकेंट, सो इट इज सिग्निफिकेंट। इसका मतलब है कि और डेली लाइफ में अपन इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल से डील तो करते नहीं है, सो देयर इज नो सिग्निफिकेंस इन डेली लाइफ। भाई डेली लाइफ में अगर मान लो अपन डील भी करेंगे किसी से, तो एटलीस्ट उसका 100 ग्राम से 200 ग्राम तो मास होगा ही होगा। स्पून भी लेंगे तो भी 100 ग्राम के आसपास होगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, वी नो दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन डेली लाइफ। किसी को डाउट है तो बोलो। और 99% केस में क्वेश्चन इस टाइप से ही पूछेंगे। किसी को डाउट नहीं? सर अगर ग्राम का होगा तो भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। हाँ 1 ग्राम क्या मतलब, आप 10⁻⁵ ग्राम भी लोगे तब भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है भाई। 10⁻⁵ में क्या होगा, ये 25 की जगह 20 हो जाएगा, और क्या, हाँ सर, है ना। तो फिर उसका कोई हाँ सिग्निफिकेंस, सर। तो अपन क्या करेंगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंस इन डेली लाइफ, सो नो सिग्निफिकेंट इन डेली लाइफ। मैं ऐसे दूसरा पढ़ करता हूँ। Thus we can say that there is no significance, there is no significance of de Broglie equation in daily life. Of de Broglie. सर एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स का कोई सिग्निफिकेंस ज्यादा नहीं है डेली लाइफ में, ज्यादातर क्लासिकल फिजिक्स का ही रहता है ना इक्वेशन इन डेली लाइफ, बिल्कुल बेटा, इन डेली ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो आपने जो मुझे बताया है उसमें आपने मुझे बताया कि भाई देखो, इसमें अपन ने मतलब अज्यूम किया कि भाई ड्यूल कैरेक्टर ऑफ मैटर, डी ब्रॉगली ने जो एक्सप्लेन किया अपन को कि कभी भी, एक तो उसने बताया कि कभी भी किसी भी पार्टिकल में चाहे कितना भी कम मास हो या कितना भी ज्यादा मास हो, अपन ये कभी नहीं कहेंगे कि उसमें 100% पार्टिकल कैरेक्टर या 100% वेव कैरेक्टर है। तो इलेक्ट्रॉन लाइक मूविंग पार्टिकल में मोर वेव कैरेक्टर होगा तो अपन ने फोटोन जैसे वेव करेगा, क्योंकि वेव ज्यादा होगा तो फोटोन जैसे वेव करेगा। मास ज्यादा होगा तो पार्टिकल जैसे वेव करेगा। दोनों ही एनर्जीज हैं जिनका यूनिट अपन जूल्स में कन्वर्ट कैलकुलेट करेंगे, तो चाहे आप उसको वेव से कैलकुलेट कर लो या उसको पार्टिकल से कैलकुलेट कर लो, उसकी एनर्जी सेम आनी चाहिए, तो अपन इक्वेट कर लिया, वी गॉट अ वेवलेंथ। लेकिन इस वाले वेवलेंथ में सी जो आप यूज कर रहे थे वो वेलोसिटी ऑफ लाइट था, तो अपन को प्रॉब्लम था कि भाई अगर कोई पार्टिकल होगा तो सभी पार्टिकल का वेलोसिटी थोड़ी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो सकता है। तो अपन ने क्या किया भाई, अपन ने उस वेलोसिटी को v से चेंज कर लिया कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा अपन को पता है भाई वेवलेंथ छोटा होता जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी भी आप चेंज कर सकते हो आपकी मर्जी, लेकिन मास अगर बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगा। अपन ने मास बढ़ाया, वेवलेंथ छोटा हो गया।
अगर आप वेलोसिटी भी बढ़ाओगे तो भी वेवलेंथ छोटा हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगा तो भी अपन बताएंगे कि मोमेंटम उसमें बढ़ेगा। मोमेंटम बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका वेवलेंथ छोटा होगा। ठीक है, तो और क्वेश्चंस कैसे आएंगे? तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने दोनों है। इसके अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफी शायद ही आते हैं, लेकिन अपन एप्लीकेशन में पढ़ सकते हैं कुछ और। तो अपन एक बार एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो मैं लिखता हूं एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन, ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। अभी डी ब्रॉगली इक्वेशन के एप्लीकेशन अगर अपन पढ़ेंगे तो अपन कहेंगे देखो भाई इलेक्ट्रॉन के बारे में ही पढ़ते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डी ब्रॉगली इक्वेशन तो एक शेल में ही होता है। ठीक है, तो डी ब्रॉगली इक्वेशन, अब एक बात को ध्यान रखो कि व्हाट वी आर राइटिंग इज, अगर मान लो अपने पास, पहले अपन एप्लीकेशन देखते हैं कि क्या पढ़ाने वाला हूं। इलेक्ट्रॉन इज राइट ना, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अपन को पता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। एंड एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगर किसी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी कैलकुलेट करना है तो अपन कहते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, इनटू पोटेंशियल क्यूवी लिखते, क्यूवी ज्यादा डिफरेंस, कैपिटल वी से अपन लिख सकते हैं। तो चार्ज आपको पता है E इज इक्वल टू ऐसे Q इंटू वी लिखते हैं ना। हाँ सर, E इज इक्वल टू क्यूवी लिखते हैं। QV भी लिख सकते हैं अपन, अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो EV भी लिख सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन के लिए है तो। अदरवाइज आपकी मर्जी, आप जो चार्ज पार्टिकल लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं, देख भाई इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव भी करता है, सो इलेक्ट्रॉन इज अ मूविंग पार्टिकल। तो अपन कहेंगे देख भाई अगर इलेक्ट्रॉन एक मूविंग, सर आपने चार्ज के बाद क्या लिखा है? इनटू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस लिखा था, है ना। इलेक्ट्रॉन इज अ मूविंग पार्टिकल, और अगर अपन मूविंग पार्टिकल लिखेंगे तो भाई बताओ मूविंग पार्टिकल का एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन? सर काइनेटिक एनर्जी से ना, एंड एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल इज ना, काइनेटिक एनर्जी होती है। बिल्कुल, मूविंग पार्टिकल इज काइनेटिक एनर्जी। तो अपन लिख लेंगे भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ ये कितना है। लेकिन अपन को एक बात पता है, सिंस इलेक्ट्रॉन इज अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। सर एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी होगा ना सर? लिखा ना अपन, ये लिखा था एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल, लिखा। हाँ सर, हाँ सर। तो since electron is a moving charge particle, so by applying the law of conservation of energy, law of conservation of energy, conservation of energy, है ना, we can write that law of conservation of energy में that kinetic energy will be equal to, ये और ये एनर्जी बराबर होने चाहिए, that will be equal to energy of charge particle, energy of charge particle, charge particle। तो इससे मैं लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू दैट इज Q इंटू वी, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर है तो मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकता हूँ। हाँ सर। सो और अपन लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू वी, लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। अब ना अपन क्या करेंगे, ये EV को अपन, ये जो चार्ज पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट है ना, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे अपन कि एक बार सर आप ये कंजर्वेशन बना के दिखाइए अपन। तो कंजर्वेशन बना के देखने से मुझे कहीं और भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आपका और क्लियर होगा। तो अपन इसको एक बार इस ये कंजर्वेशन वाला पार्ट जो है ना, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो अपन इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो देखते हैं क्या है वो।
मैं ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले पार्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं अपन, ईवी वाले पार्ट। बोलो सर, आपने जो पिछले पेज में सेकंड लाइन में क्या लिखा था? नहीं, वो अभी अपन सेकंड पेज, उस पेज पे वापस जाएंगे ना अपन उस पेज पे वापस जाएंगे ना अपन, देख लेते हैं क्या लिखा था। वैसे उसको देखना है तो आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो सेकंड लाइन कौन सा, सर वो Q इंटू चेंज के बाद क्या है? ये तो पोटेंशियल डिफरेंस था ना यहाँ पर, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। जो एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल होता है ना, E इज इक्वल टू होता है Q इंटू V। V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। सर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल है ना ये। ओके सर। सर मतलब एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल के दो फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का और एक इसका। बिल्कुल। अब अपन देख ले एक बार इसको पूरा कंजर्व करके, जैसे आपने लिखा ना कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो एक बार देखते हैं अपन वो है क्या, ठीक है ना। क्योंकि इसलिए ना उससे मुझे भी फायदा होगा तुमको बताने में, और तुमको फायदा होगा कि यार मुझे सारी चीजें क्लियरिटी से पता है कि सर ने बता रखी है क्या होता है क्या। तो अपन देख एक मतलब वो बनाते हैं अपन, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपन। तो अपन कहेंगे भाई देखो सर मुझे पता है एक बात कि भाई आप कैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिखते हो, वो देख, ठीक है। तो अपन ऐसे बना लेते हैं। तो मान लेते हैं अपन कि अपने पास ऐसे गिवन है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मतलब वो थोड़े स्ट्रेट लाइन टाइप के बन जाए, इसलिए मैंने ऐसे कर लिया। मान लेते हैं कि अपन ने यहाँ पर इलेक्ट्रोड बना रखा है, ये पॉजिटिव एंड हो गया, जो बड़ा वाला होता है, जो छोटा वाला होता है वो नेगेटिव एंड होता है। ये प्लेट्स, जो नेगेटिव एंड, ये प्लेट्स हैं। अपन ना पोटेंशियल चेक कर रहे हैं अपन, है ना। ये बैटरी लगा रखा है आपने, तो बैटरी लगाओगे तो सपोज कर लेते हैं आपने x वोल्ट यहाँ अप्लाई कर रहा है बैटरी का, है ना। अब यहां से अपन को पता है जो नेगेटिव एंड है वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन इस प्लेट की तरफ जाएगा। 10th क्लास में अपन ने सबने पढ़ा हुआ है, 9th में भी पढ़ा हुआ है कि जो चार्ज होता है ना वो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो वी नो दैट हाँ सर, चार्ज ऑलवेज मूव, from lower potential to higher potential। तुम लोगों में से कोई आईसीएसई वाला बच्चा है क्या? हाँ सर, मतलब सर हाँ रिजल्ट आ सर, गया? हाँ सर आ गया। हाँ सर आ गया रिजल्ट। क्या हुआ? सर 97%। 97। और तुम्हारा बेटा? सर 95.8। 95.8। तो काफी अच्छे परसेंटेज आए तुम लोग के, बढ़िया है ना। ठीक है, चलो जब ऑफलाइन होगा तो अब पार्टी ड्यू है, चलो हाँ सर ठीक है, ठीक है, ड्यू है। ठीक है। तो अपन ना अब यहाँ से ये लोअर पोटेंशियल जो नेगेटिव पार्ट होता है ये लोअर पोटेंशियल होता है, जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो हायर पोटेंशियल होता है। तो अगर अपन यहाँ से चार्ज को मूव करें इसकी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। सो वी नो दैट चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन इससे इसकी तरफ मूव करेगा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो अपन कहेंगे चलो उसको ना ऐसे बना देते हैं वेव के फॉर्म में, ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ मूव करेगा। अब अपन कहेंगे देखो सर इन वेव्स के बीच में क्या लिखा है? वो इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने। भाई इलेक्ट्रॉन तो बताना पड़ेगा ना, लोअर पोटेंशियल में कोई चार्ज ही चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ना यहाँ से यहाँ तक, पक्का?
तो अब अपन क्या करेंगे, देख भाई यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो अपन कहेंगे देखो सर ये चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। जो भी एनर्जी अट्रैक्शन या रिपल्शन में इन्वॉल्व होता है वो कौन सा एनर्जी होता है? पोटेंशियल एनर्जी। और जो मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है वो काइनेटिक। तो अपन कहेंगे देखो सर जितना पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इधर होगा ना, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इधर भी होनी चाहिए, क्योंकि चार्ज कंजर्व होगा, एनर्जी कंजर्व होगी। तो अपन कहेंगे यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा मैं और यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी। किसी को डाउट है तो बोलो, कंजर्वेशन फॉलो करूंगा। चार्ज हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है, अपन सबको पता है। किसी को डाउट है तो बोलो। ऑब्वियस सी बात है सर, आप इतना क्यों पूछ रहे हो? नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में तो कुछ होता नहीं है। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन होता है, तो पॉजिटिव चार्ज बेचारा क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही कर सकता है अपनी तरफ, और क्या। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल लिखो, या लिखो कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज को, कुछ भी बोलो, हमें क्या पता है। गॉट इट? जैसे जैसे ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, इन दोनों में अट्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा? सर बढ़ेगा। बिल्कुल बेटा, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज अगर एक दूसरे के पास जाएंगे तो उनमें रिपल्शन होता है, दो नेगेटिव चार्ज अगर एक दूसरे के पास जाएंगे तो भी रिपल्शन होता है। लेकिन अगर एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा तो इनमें अट्रैक्शन होता है, और जैसे जैसे ये इसके पास जाएगा इसमें अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। राइट? हाँ सर। किसी को डाउट नहीं है? ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होता है, ये अपन को पता है। अब देख भाई, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब तक तो इलेक्ट्रॉन रॉड के अंदर था, मेटालिक कंडक्टर में। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन को मूव करना है, तो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन अभी चलेगा तो बताऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो। अभी तो चला ही नहीं। राइट? तो बहुत दूर था इलेक्ट्रॉन, अभी वो निकलेगा उस इलेक्ट्रोड से, मतलब मेटल से बाहर निकलेगा इलेक्ट्रोड से। वो अपने लिए ये कैथोड है और ये अपने लिए एनोड है। राइट ना? तो जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो काइनेटिक एनर्जी बताऊंगा ना। ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब एनोड की तरफ आएगा, वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा ये पास होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। इसका मतलब है यहां पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जस्ट उसमें मर्ज होने के पहले बहुत ज्यादा होगी, और वो कितनी होगी? मैक्सिमम होगी। हाफ mv²। इस इलेक्ट्रोड पे तो चला ही नहीं ना वो। राइट? अब अपन कहेंगे सर ये इलेक्ट्रोड से इसकी तरफ जाएगा। अब आप एक बात बताओ, इधर नेगेटिव है और इधर बहुत दूर पॉजिटिव है, तो इनमें अट्रैक्शन, इधर अट्रैक्शन ज्यादा होगा या फिर बताओ बी में अट्रैक्शन ज्यादा होगा? अट्रैक्शन ज्यादा किस केस में होगा? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज बी में होगा सर। बी वाले में, क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के पास होगा उसमें अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। राइट? तो इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होगा तो उसमें अट्रैक्शन नेग्लिजिबल रहा होगा। नेग्लिजिबल रहा होगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो। राइट? और इधर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। इधर कितनी होगी? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इन दोनों के बीच में जो एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन होगा, जो एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मतलब इसकी जो एनर्जी होगी, जो कि एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल अपन लिख रहे हैं, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, इसकी एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करेगा ही क्यों? अरे भाई इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, तो ये बैटरी इलेक्ट्रॉन को पुल करेगी अपनी तरफ। तो ये बैटरी इस वायर से इस इलेक्ट्रॉन को पुल करेगी अपनी तरफ, तो इस इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन को पुल किया जाएगा बाय द बैटरी।
सो बैटरी पुल करेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन इससे इसकी तरफ आएगा, तो ये चार्ज पार्टिकल इधर मूव करेगा। तो एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल जो इधर आ रहा है उसकी एनर्जी अपन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज हो गया E, और जो पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल से वो पुल्ड अप हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ पुल्ड अप हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन अपन वहां पर लिख लेते हैं, एक्स की जगह V वोल्ट लिख लेते हैं। तो अपन ने कहा भाई लो, पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने यहाँ अप्लाई किया है, जिससे कि इसको इस तरफ अट्रैक्ट होना है, इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ अट्रैक्ट होना है, वो कितना पोटेंशियल है, V वोल्ट अप्लाई किया। समझ में आया? अब एक लास्ट बात, हाँ सर। अगर दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर रिपल्शन, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अट्रैक्शन। अब तो मुझे ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर अट्रैक्शन और रिपल्शन, इनमें मैंने आपको साइन बताए थे कि अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, और रिपल्शन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। क्या बताया था मैंने? अट्रैक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी, बोलो बोलो, टेल बताओ यार। पहले मैंने आपको बता रखा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो अब डिक्रीज लिखा, अभी पॉजिटिव नेगेटिव तो लिख। अच्छा, अट्रैक्शन के लिए वो कह रहा है डिक्रीज होगा, तो अट्रैक्शन के लिए डिक्रीज होगा, तो अट्रैक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है और रिपल्शन के लिए पॉजिटिव होता है। अरे यार एक बात बताओ, तुम लोग इतना सारा पढ़ चुके हो, मैंने आपको बताया ना, सभी शेल्स का एनर्जी नेगेटिव होता है। क्यों होता है सभी शेल का एनर्जी नेगेटिव? क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में रहे, न्यूक्लियस से तो अट्रैक्ट ही रहेगा। अगर न्यूक्लियस से अट्रैक्ट रहेगा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी किसी भी शेल में रहेगा, अट्रैक्टेड रहेगा न्यूक्लियस से, तो एनर्जी ऑफ द शेल इज ऑलवेज नेगेटिव। राइट, एनर्जी ऑफ द शेल इज नेगेटिव बिकॉज द अट्रैक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव। समझ में आया? तो इसका नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का तो अट्रैक्शन होगा, इसलिए मुझे पोटेंशियल एनर्जी में क्या साइन लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन फॉर अट्रैक्शन, है ना? इधर अट्रैक्शन होगा ना। तो अब अपन करते हैं अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? तो अपन कहेंगे देखो सर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियली था इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो फाइनली रहेगा, उनको इक्वल होना चाहिए। मतलब जितनी टोटल एनर्जी इधर थी उतनी टोटल एनर्जी इधर होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। एनर्जी कैनॉट बी लॉस्ट, कैनॉट बी क्रिएटेड। तो पोटेंशियल एनर्जी शुरू में 0, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी माइनस EV और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। क्या है आपके पास? हाफ mv² इज इक्वल टू E इंटू V। यही तो लिखा मैंने, हाफ mv² इज इक्वल टू। ये इतना सोच के लिखा था मैंने, हाफ mv² इज इक्वल टू। बोलो, किसी को डाउट है तो बोलो। राइट? तो इलेक्ट्रॉन के पास जो इधर अपने पास इलेक्ट्रॉन है, तो इधर जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया, जितना पोटेंशियल अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। तो अगर आप पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई करोगे, वेलोसिटी ज्यादा, वो तो लिखा हुआ है इसमें, ये ना, जितना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करोगे वोल्टेज, उतनी ज्यादा वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएगा।
एवरीबडी गॉट इट? यस सर। ठीक है भाई, तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और जरूरत पड़ेगी तो उसको यूज करेंगे। अब देख मेरे पास आ गया हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू, है ना? ये इक्वेशन बना लिया और ये इक्वेशन कैसे बनाया अपन को पता है, राइट? नाउ वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। वैसे तो मैं बता सकता हूँ ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करवा रहे हैं ना आप, इसकी वेवलेंथ हो, और अपन क्या करेंगे, अगर पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई करोगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम होगा या ज्यादा होगा? कम हो जाएगा सर। तो अपन कहेंगे देखो भाई, आपने कहा पोटेंशियल बड़ा वी एस है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अगर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, और वेलोसिटी ज्यादा होगा तो वेवलेंथ छोटा होगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ ना, वेलोसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसी को डाउट है? चलो देखते हैं। तो अपन कहेंगे अगर अपन को पता है कि देख अगर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, और वेलोसिटी ज्यादा होगा तो वेवलेंथ छोटा होगा, राइट? अब अपन क्या करेंगे, इसको और इसको थोड़ा कोरिलेट करते हैं। वैसे तो सारा कोरिलेशन दिख ही रहा है अपन को, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है सर, लेकिन अपन एक इक्वेशन भी बना लेते हैं क्योंकि अपन से इक्वेशन भी पूछ सकते हैं। ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वी गेट, सो अपन को मिलेगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर v स्क्वायर, और वी कैन राइट दैट mv स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं, है ना, mv स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं क्या, इधर से h स्क्वायर अपॉन सर h स्क्वायर अपॉन m लैम्डा स्क्वायर। हाँ ठीक है, वी गेट दिस इज इक्वेशन। अपन इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन 1, वी गेट। तो अगर 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपन को मिलेगा हाफ mv स्क्वायर, mv स्क्वायर इज h स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर है, लो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया e। इस इक्वेशन को देख के अपन बता सकते हैं कि पोटेंशियल और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप पोटेंशियल ज्यादा यूज करोगे तो लैम्डा कम हो जाएगा, वो तो पहले भी पता था मुझे। अगर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, और वेलोसिटी ज्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा। अल्टीमेटली अगर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो लैम्डा कम हो जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, दैट इज लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, देयरफॉर आई कैन राइट दैट लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर लेके जाते हैं तो अपन लिखेंगे 1/2 h स्क्वायर अपॉन m ev। तो अपन इससे ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू ev। ये इक्वेशन 3 है। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं ना अपन इक्वेशन। अब अपन कहेंगे देखो सर, इसमें एक बात तो हमें पता चल गया कि वो तो मुझे पहले से पता था कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मास और वेलोसिटी दोनों से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो लैम्डा कम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है पार्टिकल कैरेक्टर ज्यादा होना, पार्टिकल कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब है वेवलेंथ कम हो जाएगा। सो और इधर अपन इसको तो एक्सटेंसिवली यूज करेंगे, डी ब्रोगली इक्वेशन को। अगर अपन को कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसको अपन एक्सटेंसिवली यूज करेंगे, क्योंकि मास और वेलोसिटी दोनों से दिख रहा है वेवलेंथ। अब अपन एक बात देखो, मान लो ये इक्वेशन है अपने पास। अब इस इक्वेशन में अपने पास क्या होगा, पोटेंशियल होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा,
टू कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, तो लैम्डा और वी पोटेंशियल डिफरेंस ही तो चेंज होंगे बस। तो इसका मतलब है वी कैन राइट दैट, सो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी, राइट। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, वी मतलब पोटेंशियल, या लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो अपन कहेंगे एक काम करो ना सर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, एच पता है, तो कैलकुलेट ही कर दो ना कि व्हाट इज द वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, सिर्फ वी अपन को सब्स्टिट्यूट करना पड़े, बाकी सब ये हटा दो, कर लेंगे अपन कहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन इक्वेशन बना देते, हमें क्या करना पड़ेगा, चलो इक्वेशन बना लेते हैं। क्या किया मैंने, बनाता रहता हूँ। तो अपन कहेंगे ठीक है, एक ऐसे अपन बना लेते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, अगर मुझे वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन चाहिए है ना, तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर लूंगा, 12.226 होता है, 3 कर लेते हैं, डिवाइड बाय रूट ऑफ वी कर देते हैं, बस वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम यूनिट में आएगा। इवन अगर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर मतलब ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो लैम्डा जो था मुझे मेरे पास ये सिर्फ रूट ऑफ बी बचा, मैंने एच भी अज्यूम कर लिया, 2m भी अज्यूम कर लिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैलकुलेट किया। तो अगर मैं प्रोटॉन ले लूं तो हाँ, तो फिर मास ऑफ प्रोटॉन लेना पड़ेगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो उतना ही रहता है, मास ऑफ प्रोटॉन लोगे तो लैम्डा फॉर प्रोटॉन विल बी लाइक दिस। सर वो वहाँ पे 12.3 के वहाँ पे एच का वैल्यू होना चाहिए, एच का वैल्यू लिया तो अपन ने, वो तो 6.626 है। हाँ वही लिया अपन ने। इवन अगर मैं अल्फा पार्टिकल भी लेता हूं तब भी मैं उसको सॉल्व कर लूंगा। भाई अल्फा पार्टिकल में क्या करना पड़ेगा, 4 AMU लेना पड़ेगा ये, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, हीलियम न्यूक्लियर होता है। तो अल्फा पार्टिकल के लिए भी बता दूंगा मैं, तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि उसमें मास चेंज हो गया ना अल्फा पार्टिकल का। ये लो, मतलब लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल पता चल गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन डायरेक्टली पता चल गया, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन अपन को डायरेक्टली पता चल गया। लेकिन ये सारे के सारे वेवलेंथ जो अपन ने कैलकुलेट किए, इन सब का यूनिट एंगस्ट्रॉम यूनिट होगा, ये होगा यूनिट, इन सब का यूनिट एंगस्ट्रॉम यूनिट होगा। सर 12.3 कहाँ से आया? इतने सारे कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी पूछ रही है कि 12 पॉइंट वो कहां से आया। अच्छा हाँ सर, समझ गया। समझी? हाँ सर हाँ। लो बेटा, इससे आया। अब अपन इसको कैलकुलेट करें, तो अपन इसको सब कैलकुलेट करके और एंगस्ट्रॉम यूनिट में लिखेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। अब उतना, अब जैसे मान लो प्रोटॉन के लिए लिखा, तो आपने इसको इसकी जगह प्रोटॉन का मास ले लिया, कितना 1.672 इंटू 10 के पावर माइनस 20। और जब आपने अल्फा पार्टिकल किया, तो अल्फा पार्टिकल के लिए अपन ने कहा भाई 4 AMU ले लिया, तो इसके मास की जगह फिर 4 AMU ये हो जाता है, ये 4 AMU होता है, अपन ने कैलकुलेट कर लिया, समझे ना? तो एक तरीके से मैंने क्या किया ना, थोड़ा डायरेक्टली लिख लिया यार, अपन को मतलब पता रहेगा। लेकिन बस इन इक्वेशन में एक पार्ट अपन को ध्यान रखना, ठीक है? देख भाई, मैं एग्जांपल ही ले लेता हूं डायरेक्ट, क्योंकि एग्जांपल से ही तुमको समझ में आएगा, वरना मैं कितना भी बोलूं तुम लोग कुछ नहीं करने वाले। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली wavelength of electron, right now, when its potential differences, applied potential differences is 4 volt.
तो मैं कहूंगा आंसर लिख लेता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू 12.3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4. So 12.3 divided by 2. So 12.3 divided by 2 कितना आएगा? 6.15. 0.15. हाँ सर. ले भाई अपना. अब देखना, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं. कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ. डी ब्रॉगली वेवलेंथ of electron moving with the kinetic energy. देखो भाई किसके यहां से आवाज आ रही है? Moving with the kinetic energy. With the kinetic energy. For electron volt. तो मैं लैम्डा लिखूंगा. Lambda is equal to 12.3 divided by root of 2. So that will be equal to 12.3 divided by root of 4. That will be equal to 6.15. तो अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्ट होना चाहिए, आप ये काइनेटिक एनर्जी को भी क्यों लिख रहे हैं आप? अरे भाई एक बात बता, तो यहां पर वोल्टेज अप्लाई करेगा 4 वोल्ट तो वोल्ट ही लिखेगा ना. लेकिन दूसरे पार्ट में आप क्या बोल रहे हो भाई, काइनेटिक एनर्जी इसकी, अब एनर्जी लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखोगे ना एनर्जी. तो भाई अगर यहां पर 4 वोल्ट अप्लाई करोगे ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी. भाई जितना ये पोटेंशियल अप्लाई करोगे उसी पोटेंशियल से तो ये इसको पुल करेगा अपनी तरफ, क्योंकि जितना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करोगे आप, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, उतनी ज्यादा वेलोसिटी, उतनी ज्यादा काइनेटिक. तो जब आप काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो उसका यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. लेकिन जब आप पोटेंशियल लिखोगे तो उसका यूनिट क्या होगा? वोल्ट. तो इसका मतलब है इसमें सब्स्टिट्यूट मुझे वही करना है, लेकिन अगर लिखा होगा पोटेंशियल डिफरेंस तो यूनिट वोल्ट लिखा होगा, लेकिन उसी को अगर मैं काइनेटिक एनर्जी मतलब मूविंग पार्टिकल के फॉर्म में लूंगा तो उसको यूनिट मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा. दोनों में मुझे कोई डिफरेंस. समझ में आया? तो यहां पर आप काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, लेकिन अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे तो उसका यूनिट वोल्ट होगा. लेकिन मेरे लिए यहाँ पर वो काइनेटिक एनर्जी या वोल्ट, दोनों में से कुछ भी लिखो एक ही बात है. समझ में आया? इसलिए मैंने लिख के बताया. मैं यहाँ लिखता ना कि इसका यूनिट वोल्ट भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है, तो अभी झगड़ा शुरू हो जाएगा. राइट? दोनों का भाई जितना वोल्ट अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा. इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है ना. राइट? अब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ yes, कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले से मूव कर रहा है किसी काइनेटिक एनर्जी से, और मैंने उसको यहां से पुल भी किया है किसी और वोल्टेज से, तो बताओ टोटल क्या हो जाएगा? तो कहेंगे दोनों को ऐड कर देंगे. भाई मान लो मैंने आपसे कहा दूसरा इक्वेशन, एक क्वेश्चन लिया मैंने, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ. Calculate the d Broglie wavelength for electron moving with the kinetic energy of 5 electron volt, moving with kinetic energy of 5 electron volt, and further 4 volt of potential difference is applied on it. ठीक है. तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, एक बात है
आंसर ले लेता हूँ। तो टोटल एनर्जी associated with the electron is equal to 5 electron volt plus 4 volt, that is equal to 9 electron volt. भाई आपने अब क्या कहा हमसे, अब आपने ऐसे कहा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जा रहा था और हमने उसको पुल किया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से और पुल किया, तो टोटल कितना, भाई आपने यहाँ पर यह 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जा रहा था, हमने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से और पुल किया, तो टोटल कितना एनर्जी से पुल की हो गई, उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई जिस जो उसके साथ एसोसिएटेड होगी। तो अपन कहेंगे मूवमेंट की वजह से, मूवमेंट हो रहा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से और आप पुल कर रहे हो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। एक तरीके से ऐसे हो गया कि भाई कोई दौड़ के जा रहा था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, हमने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और धक्का दे दिया उसे, तो टोटल कितना हो जाएगा, स्पीड से जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस 9 वही उसमें लिखने वाले हैं अपन कि भाई अच्छा आपने मतलब उसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से और धक्का दे दिया, तो लो भाई टोटल 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, देयरफॉर लैम्डा विल बी इक्वल टू, बाकी अपन को पता है क्या करना है, रूट ऑफ v करते हैं, सो दैट विल बी 12.3 डिवाइड बाय रूट ऑफ 9 हो गया, सो दैट विल बी इक्वल टू 12.3। मतलब इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब फर्दर एक्सेलरेटेड बाय द 4 पोटेंशियल 4 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। वो ऐसे नए नए वर्ड यूज कर लेंगे, उनका कोई फर्क नहीं, आप यूज करो। समझ में आया डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या करना है अपन को? यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब अपन ये तो मतलब एक एप्लीकेशन हो गया जो अपन ने पढ़ा कि भाई क्या एप्लीकेशन है। अब ये एप्लीकेशन 1 था, अब मैं एप्लीकेशन 2 लिखूंगा। तो एप्लीकेशन 2, सो सेकेंड एप्लीकेशन में टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स an electron makes in a shell। मतलब अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ये चेक किया कि देखो भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी शेल में वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, ठीक है भाई, आपने बताया अच्छी बात है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। मैं चाहता हूं कि किसी भी शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन कितने वेवलेंथ बनाता है वो चेक करना है। तो मैं कहूंगा ठीक है सर, एक काम करते हैं, यहां से लेके यहां तक एक वेवलेंथ होगी, लेट लैम्डा बी 1 वेवलेंथ, लैम्डा बी 1 वेवलेंथ and n dash is the number of wavelength in a shell, ठीक है ना, of total distance as 2 by r, that is circumference। ये तो अपन को पता है, that is circumference of the circle, है ना। तो अपन लिखेंगे total number of wavelengths must be equal to circumference of the radius, है ना, circumference of the circle of shell। तो अपन कहेंगे देखो भाई एक वेवलेंथ था n डैश और लैम्डा हो गया वेवलेंथ, तो इज इक्वल टू 2 पाई r कर लेंगे, वो सर्कमफ्रेंस। आप रेडियस ले लो जिस शेल की बात करनी है आपको, nth शेल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इससे कैलकुलेट कर दूंगा, है ना, इससे कैलकुलेट कर दूंगा। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन का इनर शेल जो वेवलेंथ होता है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है, तो अपन कहेंगे ये जो लैम्डा है दैट इज अ डी ब्रोगली वेयर lambda will be equal to h upon mb। so मैं क्या करूंगा, n dash
लैम्डा विल बी इक्वल टू, अब n डैश लैम्डा को अपन क्या कर सकते हैं, h अपन mv लिख सकते हैं इसको, तो लिख देता हूँ h अपन mv, है ना. सो आई कैन राइट दैट. सो n डैश इंटू h अपन mv विल बी इक्वल टू, ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, विल बी इक्वल टू 2 पाई r. तो इसको अगर रीअरेंज करेंगे, ऑन रीअरेंजिंग, what I got is on rearranging, that is, आप अगर देखोगे तो ऐसे आया मेरे पास, mv into r is equal to n dash h upon 2 pi. ये अपन ने पहले कहीं पढ़ा हुआ है, ये अपन ने पहले कहीं पढ़ा हुआ एमवीआर सर, सर एंगुलर मोमेंटम है ना, पढ़ा हुआ है ना अपन ने, हाँ सर, है ना, हाँ सर, अपन ने पहले ये पढ़ा हुआ है. हाँ सर, तो अपन क्या कहेंगे कि भाई देख, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2, comparing equation 2 with second postulate of Bohr, second postulate of Bohr, अगर अपन बोर के सेकंड पोस्टुलेट से करेंगे, दैट इज mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई था, है ना. तो व्हाट वी गेट इज n डैश विल बी इक्वल टू n, ये मिलेगा भाई. बाकी तो कैंसिल हो जाएगा ना, mvr इन दोनों को इक्वेट कर दो, mvr ये भी है, mvr ये भी है, तो h अपॉन 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ n डैश तो नंबर ऑफ वेवलेंथ था, और इसमें n जो था वो तो नंबर फॉर द शेल था, नंबर ऑफ, हाँ सर नंबर ऑफ शेल था. हाँ. तो इसका मतलब तो ये हुआ नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, है ना, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन अ शेल इज इक्वल टू व्हाट, the number of the shell, नंबर ऑफ दैट शेल फॉर दैट शेल. मतलब जो भी शेल का नंबर है वही नंबर ऑफ वेवलेंथ्स है. अगर थर्ड शेल में पूछोगे तो 3 वेवलेंथ है, सेकंड शेल में पूछोगे तो 2 वेवलेंथ है. अब हमने तो प्रूव किया, हमने थोड़ी अपनी तरफ से बताया, है ना. फिर तो मुझे सभी शेल में वेवलेंथ बताया, नंबर बोलो शेल का, मैं बताता हूँ कितने वेवलेंथ है उसमें. बिल्कुल. अब अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, अपन इक्वेशन 1 से ऐसे भी लिख सकते हैं, n डैश लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई r था, तो मैं लिख सकता हूँ n डैश लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई r. r को लिख लेते हैं अपन क्या, 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z होता है ना, एमस्ट्रॉन्ग. तो अपन ये वाला n और ये वाला n तो बराबर होगा ना भाई, जो शेल का नंबर होगा उतने ये भी होंगे. हाँ सर. तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई, अब इसको अपन बोर रेडियस ले लेते हैं, ए नॉट इज इक्वल टू लिख लेते हैं 0.529 बोर रेडियस, बोर रेडियस होता है. तो अपन लिख लेंगे इसको ए नॉट कर देते हैं, तो n अपॉन z आ गया. मतलब अगर आप कोई भी एटम मुझे दोगे, कोई भी एटम आप मुझे दोगे तो z मुझे पता है उसका, ए नॉट का वैल्यू मुझे पता है. तो किसी भी शेल में किसी भी एटम का वेवलेंथ कैलकुलेट करके बता सकता हूं मैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ. दिस इज अ डी ब्रोगली. मतलब किसी भी एटम में, क्योंकि z अलग होगा एटम के लिए, और किसी भी शेल मतलब n का वैल्यू दे दो, बाकी ये पार्ट तो कांस्टेंट, तो मैं वेवलेंथ कैलकुलेट करके बता दूं एंगस्ट्रॉम. अब बोलो कि भाई लिथियम में सेकंड शेल, तो लिथियम के लिए Z3 हो जाएगा, सेकंड शेल के लिए n का वैल्यू 2 हो जाएगा. डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ क्या. एक बात और, अपन एक बात ध्यान रखो तुम भाई, अगर अपन डिफरेंट शेल्स लेके ऐसे लिखते हैं अपन शेल्स,
तो अपन को एक बात पता है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, ऐसे n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, ऐसे। जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल पे ड्रॉप करेगा ना, तो उसका वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंजेस, वो इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स शेल, तो अपन ऐसे कैलकुलेट करते हैं। लिखा ना अपन ने? तो अपन कहेंगे ये वाला वेवलेंथ क्या है? ये वाला वेवलेंथ है कि अगर एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वेवलेंथ क्या होगा? समझ में आया? हाँ सर। तो इसका मतलब ये हुआ, मान लेते हैं अपन से, तुम्हें एक बात अच्छे से पता है, मान लो हाइड्रोजन एटम है, ये -13.6, -3.4। मुझसे कहा गया कि हाइड्रोजन एटम के सेकेंड शेल में डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ, तो क्या करेंगे? अपन कहेंगे उसमें क्या है, ये लो सर 2 पाई ए नॉट n की जगह पर 2 डाल देंगे, z की जगह पर 1 ही हो गया रहेगा। ना, ले ले भाई। अपन को ये तो पता है ना कि एनर्जी ऑफ द शेल जो होता है ना, वो माइनस काइनेटिक एनर्जी होती है, वो तो पता है ना। हाँ सर वो पता है। तो फिर टोटल इसकी एनर्जी अगर -3.4 है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? 3.4। पॉजिटिव 3.4। 3.4। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया ना, मैंने बताया था ना, हाँ सर, हाँ हाँ ये लिखा ना काइनेटिक एनर्जी, हाँ सर। है ना। तो अपन डायरेक्टली बता सकते हैं ना, अपन किसी भी शेल में डी ब्रॉगली वेवलेंथ बता सकते हैं किसी भी एटम का, इससे कैलकुलेट करके। मैं तो डायरेक्टली वो, अगर इस टाइप से पूछेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसलिए ऐसे बता रहा हूं कि वो अपन को कहीं ना कहीं तो फंसाना चाहेंगे ना, इसलिए मैंने ये डायग्राम बना के दिखाया। व्हाट डू यू मीन बाय डी ब्रॉगली वेवलेंथ? तो पहले जो लैम्डा बताया आपने वो क्या है? वो ट्रांजिशन के लिए बताया, अगर शेल चेंज होगा तो क्या। तो अभी जो बताया वो क्या है? तो अभी जो एक ही शेल में क्या वेवलेंथ होगा, मतलब इस शेल में क्या वेवलेंथ होगा, ये कैलकुलेट कर दिया। समझा सर। किसी को डाउट नहीं? ठीक है, फिर ये अपना आज का क्लास था। अब ये बताओ होमवर्क क्या करना है? शीट में कितना कर चुके हैं अपन? सेक्शन ए एंड बी, पार्ट 1 पार्ट 2 का। पार्ट 1 एंड 2 सेक्शन ए बी। यस सर। ए बी हो गया। अभी होमवर्क है सी एंड डी। यस सर। दोनों पार्ट का? हाँ, शीट से। सर दोनों पार्ट का मतलब ऐसे सी हाँ, और डी। P1 P2 ओके सर। फ्रॉम P1 P2। ठीक है, ये आपका होमवर्क। चलो भाई, फिर आज इतना ही पढ़ेंगे। बाय सर। बाय। अब तुम लोग लीव कर दो, क्योंकि ये अब मैं थैंक पढ़ाता यू नहीं सर। यूनिटी टैब पे ना।